आप मुझे मैसेज करें अपना नंबर।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, स्टैटिस्टिक्स की हम काफी हद तक सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बताइए, किसी ने वर्कशीट के कोई क्वेश्चंस किए और कोई प्रॉब्लम आया तो बताइए। जी लाइबा, लाइबा कुछ बोल रही हैं, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, आप बताएं। क्वेश्चन 1 में जो पहले वाला मीडियन का पढ़ा था वो वाला, जो कल हमने किया ना 50th परसेंटाइल लास्ट क्लास में, वो तो सिर्फ कम्युनिटी सिग्मा एफ। आप मीन कह रहे हैं, मीडियन फिर नहीं कह रहे। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी डेटा आ जाए, टेबल वाला डेटा आ जाए जिसमें फ्रीक्वेंसीज लिखी हो, तो फिर आप सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ लिखेंगे। अगर आपके पास टेबल वगैरह ना हो, सिंपल डेटा लिखा हो, रॉ डेटा 3 8 9 7 -2 -4 11 7 इस तरह, तो उस केस में आप सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। जी कोई क्वेश्चन नहीं है? वर्कशीट वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, ये क्वेश्चन देखिए। अच्छा, उसके लिए प्रीवियस पार्ट, खैर ये मुश्किल पार्ट तो नहीं है, लेकिन ओके ये मुश्किल नहीं है, ये तेजी कर लेंगे आप। जी, कुछ कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कंपैरिजन के। एक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी होती है और उसमें
टू सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बनी होती है और उनको अक्सर कंपेयर करने के लिए कहता है। सो अगर आपने दोनों इंफॉर्मेशन को कंपेयर करना हो, सो द बेस्ट वे टू कंपेयर दोज इंफॉर्मेशन इज द मीडियन। अगर आप दोनों का मीडियन कंपेयर करें, सो आप मीडियन का कंपैरिजन ओवरऑल आप उस डेटा के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में आप एवरेज तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, मीन तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम उसमें जो कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैलकुलेट इट्स मीडियन। अब ये क्वेश्चन है, अगर आप देखें इस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में, ये आप कह सकते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 का कुछ रिजल्ट एनालिसिस बना हुआ है। मीन टोटल दोनों पेपर्स, हो सकता है ये मैथ के पेपर 1 एंड पेपर 2 हो। सो दोनों पेपर्स आउट ऑफ 100 मार्क्स के और उनके अगेंस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बताइए कि आउट ऑफ दीज टू पेपर्स, पेपर 1 एंड पेपर 2, व्हिच वन वाज फाउंड टू बी हार्डर फॉर स्टूडेंट्स? पेपर 1 हार्ड था स्टूडेंट्स के लिए या पेपर 2 हार्ड था? जनरली नहीं बताना कि होता क्या है, मेरे लिए क्या होता है, ठीक है? वो कह रहे 2 होता है। अच्छा जी, बताइए पेपर 1 हार्ड है या पेपर 2 हार्ड है? रीजंस के साथ बताना है। पेपर 2 हार्ड है, रीजन? ज्यादातर बच्चों के मार्क्स कम हैं। सो आप लोग हार्ड बता रहे हैं। बहुत कम बच्चों के ज्यादा मार्क्स हैं। सो यू आर सेइंग पेपर 2 वाज हार्ड। आपके पास पेपर 1 मीन मार्क्स आर लोअर देन पेपर 2। सो मीन मार्क्स तो हर कहने में तो हम कह सकते हैं, लेकिन ईवान आपको पता है हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से मीन कैलकुलेट नहीं कर सकते। आपने बेसिकली गेस किया है। सो अगर एक्यूरेट कैलकुलेट करके कोई चीज बताई जाए तो हम मीडियन दोनों का कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द हिंट इज कि दोनों का मीडियन कैलकुलेट करें। मीडियन मार्क्स के मीडियन मार्क्स क्या है, या मीडियन मार्क्स का मतलब ये कि 50% स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स गेन किए हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। सो आप दोनों का मीडियन कैलकुलेट करें। मीडियन मार्क्स पेपर 1 के कम है या पेपर 2 के कम है? तो फिर हार्ड कौन सा हुआ? पेपर 1। सारे स्टूडेंट्स का आप तरह आपकी तरह की है। देखते हैं जी, इसमें मैं मीडियन कैलकुलेट करने लगा हूं जी। आप मीडियन ही कह रहे थे, ओके। सो मीडियन विल डिसाइड कि विच पेपर इज हार्डर। और आपने ऐसे जनरली लिख देना कि पेपर 1 इज हार्डर, उसकी रीजन देनी है। और रीजन क्या है? आप पहले कैलकुलेट करेंगे, मीडियन कैलकुलेट करेंगे पेपर 1 का। सो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे? 50th परसेंटाइल, 50 ओवर 100 टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो पेपर 1 हो या पेपर 2 दोनों के सेम है, और वो 600 है, आप ग्राफ से देख सकते हैं। सो इट्स 300। सो जब आपने 300 को ग्राफ में देखा, पहले पेपर 1 के लिए, सो उसका मीडियन मार्क्स आए 40। सो 40 मार्क्स। और अब आप पेपर 2 को चेक करें, उसका मीडियन का भी यही मेथड, 50 ओवर 100 इंटू टोटल फ्रीक्वेंसी इज 600 विच इज 300। अब हम ग्राफ से देखते हैं 300 को। सो 300 को पेपर 2 में अगर हम देखें, तो वो अप्रोक्सीमेटली 54 भी लिख सकते हैं और 55 भी लिख सकते हैं। सो तकरीबन 54 अगर मैं लिखूं, 54।
सो आप देखिए कि मीडियन मार्क्स फॉर पेपर 1 इज लेस द मीडियन मार्क्स ऑफ पेपर 2। सो जिस पेपर में कम मार्क्स ऑन एवरेज गेन किए गए हैं, इसका मतलब दैट पेपर वाज हार्डर देन द अदर। सो ये कह सकते हैं कि 50% स्टूडेंट्स ने पेपर 1 में 40 मार्क्स लिए, whereas 50% स्टूडेंट्स ने पेपर 2 में 54 मार्क्स लिए। सो पेपर 2 में ज्यादा मार्क्स गेन किए गए, तो इसका मतलब पेपर 2 वाज इजी एंड पेपर 1 वाज हार्ड। सो पेपर 1 was harder than paper 2 because the median mark of paper 1 is less than the median mark of paper 2। समटाइम्स आप ये जो आपने इंफॉर्मेशन देखी, इसमें मीडियन को कंपेयर किया आपने। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपको इंटर क्वार्टाइल रेंज भी कंपेयर करनी पड़ती है। अब उससे रिलेटेड कोई मैं क्वेश्चन बताता हूँ। सर जी सर इकरा वेटिंग रूम में, आप उसको एडमिट कर सकते हैं अंदर? मैंने एडमिट कर दिया है। थैंक यू सर। ओके जी, अब मैं यहाँ पे कुछ रिजल्ट हिस्ट्री लिखने लगा हूं मिस्टर हयान की। और साथ लिखूंगा मिस्टर फलक शेर फातेह। ओके फातेह के मुझे लास्ट सपोज 2-3 इयर्स की मैथ की उनकी हिस्ट्री पता चली, और उनकी हिस्ट्री के मैंने उनके मार्क्स लिखे कि एक दफा उन्होंने लिए मार्क्स 80, एक दफा उन्होंने लिए 95, एक दफा उन्होंने लिए 12 मार्क्स, एक दफा 73, वन टाइम 42, देन 88, 7 मार्क्स भी लिए हुए इन्होंने, फिर 21 और फिर एक दफा 98 भी लिए। ये हैं जी मिस्टर फातेह के मार्क्स। और मिस्टर हयान के मार्क्स कुछ ऐसे हैं। उन्होंने लिए एक दफा 13, फिर उन्होंने मेहनत की और 19 नंबर ले लिए, फिर उन्होंने 12 मार्क्स लिए, फिर 17 ले लिए, फिर 22 ले लिए, फिर 14 लिए, और फिर 16, फिर 24, 21। जी बताइए, द क्वेश्चन इज, दोनों की इंफॉर्मेशन, मैथ के मार्क्स मिस्टर हयान की और मिस्टर फातेह के लास्ट जितने भी उनके रिजल्ट थे वो कंपाइल किए और पता चला कि ये है रिजल्ट। सो बताइए, हु इज मोर कंसिस्टेंट? द क्वेश्चन इज, हु इज मोर कंसिस्टेंट? हु इज मोर कंसिस्टेंट? हर बंदा हयान हयान के नारे लगा रहा है। यस, हयान इज मोर कंसिस्टेंट देन फातेह। फातेह शर्म करें। क्या फायदा ऐसे 98% लेने का कि आप कंसिस्टेंसी में नहीं आ रहे। जी ऐसे ही है, ठीक कह रहे हैं वो सब कि हयान इज मोर कंसिस्टेंट। यस, हयान इज मोर कंसिस्टेंट। वो एक अलग बात है कि वो कंसिस्टेंटली फेल हो रहे हैं, लेकिन है वो कंसिस्टेंट। उन्होंने अपनी कंसिस्टेंसी वाला रिकॉर्ड नहीं ब्रेक किया। सो हयान के मार्क्स कंसिस्टेंटली इन बिटवीन, आप कह सकते हैं कि 12 एंड 24 आ रहे हैं, इसी के दरमियान चल रहे हैं। लेकिन फातेह अगर देखें तो फातेह के जो मार्क्स हैं, फातेह के मार्क्स हैं कभी 98 आ गए, कभी 13 आ गए, कभी 42, कभी 88, कभी 77, कभी 62। मीन बहुत अच्छे भी आ रहे हैं और बहुत बुरे भी आ रहे हैं। सो इसका मतलब फातेह कंसिस्टेंट नहीं है। सो अगर आपको दोनों की इंफॉर्मेशन को देख के ये बताना हो कि कौन सा कंसिस्टेंट है, तो आप ये तो बता सकते हैं। लेकिन अगर इन्हीं दोनों का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना हो, या किसी और इंफॉर्मेशन का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना हो,
सो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व से कैसे पता चलता है कि कौन सा डाटा ज्यादा कंसिस्टेंट है और कौन सा डाटा कम कंसिस्टेंट है? नहीं, दोनों स्मूथ कर्व बनी हो अगर अभी जो मैंने इन्फॉर्मेशन शो की थी पेपर 1 और पेपर 2 की, अगर उसी में से आपसे कहता कि किस पेपर में स्टूडेंट्स आर मोर कंसिस्टेंट, वो कैसे? आपकी कंसिस्टेंसी, ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है, इस इन्फॉर्मेशन को तो देख के ही आपने बता दिया कंसिस्टेंट कौन है और कौन सा नहीं है। लेकिन अगर अगर आपके पास कोई और इंफॉर्मेशन हो, जिस मीन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से आपको कंसिस्टेंसी चेक करनी हो कि हु इज मोर कंसिस्टेंट, देन हाउ विल यू चेक? देखिए, अगर आप हयान का इंटरकोटाइल रेंज कैलकुलेट करें, इंटरकोटाइल रेंज, वो स्मॉल आएगा या लार्ज आएगा? एक काम करते हैं, हयान की जो इंफॉर्मेशन है उसको हम अरेंज करते हैं। पहले अरेंज करें, सबसे स्मॉल वैल्यू क्या है? 12, फिर 13, 14, 16, 17, 19, इतनी मेहनत से उसने 19 लिया, वो मिस कर रहे हैं। 19 के बाद फिर उन्होंने लिए 21, फिर 22 और फिर 24। ये हयान का डाटा है। अगर मैं इसी तरह फाते के डाटा को भी हम अरेंज करके लिखें, सबसे पहले आना चाहिए 7, फिर 12, 7, 12 के बाद क्या है? 21, 42, 73, 80, 88, 95, 98। ठीक हो गया? अच्छा, अब आप ऐसा कीजिए, मैं इसका कैलकुलेट करना चाहते हैं, आप वैसे गेस करें इन दोनों डाटा में से किस डाटा का इंटरकोटाइल रेंज स्मॉल होगा और किसका इंटरकोटाइल रेंज लार्ज होगा? इंटरकोटाइल रेंज क्या होती है? अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। आपको क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व में से फाइंड करनी आती है ना इंटरकोटाइल रेंज। 25th वैल्यू लोअर कोटाइल होती है, और मैं अभी एक्यूरेटली नहीं फाइंड कर रहा, सपोज कर रहा हूं कि यहाँ पे कहीं, इधर कहीं ये लोअर कोटाइल है और यहाँ पे कहीं पे ये सपोज अपर कोटाइल है, मैं एक्यूरेटली नहीं कर रहा। तो अगर आप इंटर कोटाइल रेंज फाइंड करें तो 21 माइनस 14, इंटर कोटाइल रेंज हयान की आ जाएगी 7। रिमेंबर, ये मैं एक्यूरेट नहीं कर रहा, अप्रोक्सीमेटली। और अगर इंटर कोटाइल रेंज आप फाते की कैलकुलेट करें, सो फातिह का अगर मैं कहूं कि 21 लोअर कोटाइल है और 88 अपर कोटाइल है, 88 माइनस 21 इज 67। ये भी अप्रोक्सीमेटली है, एक्यूरेट नहीं है। मीन इंटर कोटाइल रेंज होती है अपर कोटाइल माइनस लोअर कोटाइल। अपर कोटाइल 75th परसेंटाइल, 75th परसेंट ऑफ डेटा होता है, और लोअर कोटाइल 25th परसेंट ऑफ डेटा होता है। सो इंटर कोटाइल रेंज एक रेंज होती है वैल्यूज की। सो आप देखिए कि हयान का जो डाटा था उसकी इंटरकोटाइल रेंज थी स्मॉल 7, और फातिह की इंटरकोटाइल रेंज 67 थी। इसकी वजह क्या है? कि जो डाटा कम स्प्रेड हुआ हो, कम फैला हो, मीन कम उसमें वेरिएशन हो, उसकी इंटरकोटाइल रेंज स्मॉल आती है, और जो डाटा ज्यादा स्प्रेड हुआ हो उसकी इंटरकोटाइल रेंज लार्ज आती है। और अब ये बताइए, जिसकी इंटरकोटाइल लार्ज हो वो ज्यादा कंसिस्टेंट है या वो कम कंसिस्टेंट है? वो कम कंसिस्टेंट है, क्योंकि इंटरकोटाइल रेंज किसी की ज्यादा होने का मतलब वो डाटा ज्यादा फैला हुआ है, वो ज्यादा स्प्रेड हुआ है। ज्यादा स्प्रेड हुआ है इसका मतलब वो कम कंसिस्टेंट है। और जिसकी इंटरकोटाइल रेंज स्मॉल हो, इसका मतलब वो कम स्प्रेड हुआ है, वो ज्यादा डाटा कंसिस्टेंट है। सो इसको हम यो लिख सकते हैं अपने पास, स्मॉल IQR mean data is more consistent. Large IQR mean
data is less consistent. जी ठीक हो गया। जी ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। आप पहले देखिए कि एक इस क्वेश्चन में एक हिस्टोग्राम बनी हुई है। Frequency density on y-axis and time is on x-axis. The diagram shows part of a histogram, which represents the distribution of times taken by some people to travel to work. Complete the table. जी 0 से 20 के दरमियान फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है क्या है, और फिर 30 से 35 के दरमियान फ्रीक्वेंसी आपने बतानी है क्या है। जी बताइए कैसे बताएंगे आप? ऑनलाइन स्टूडेंट्स में से किसी से पूछते हैं, और पूछते हैं आलियान किधर है? आलियान तो बस स्टार्ट में था, मुझे लगता है या कहीं हो रहा है। 1 मिनट ठहरे। जी फहीम बताइए, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम हम कैसे कंप्लीट करें? फहीम आपने कुछ बोला है, मुझे तो आवाज नहीं आई। जी ईमान आप बताइए, मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी डेंसिटी विद क्लास विड्थ। जी द रीजन इज कि हमें फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। जी बताइए हरम, क्या फहीम ने सही बताया है कि वो कह रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को आप क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें? सही है सर। सही है या नहीं है सही? सही है। सही है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा केयरफुल होना है। ये फौरन से ये काम नहीं करना। ये एक दफा पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब कभी कुछ फ्रीक्वेंसी डेंसिटीज गिवन हों, उनको पहले चेक कर लें कि वही हो, रूल अप्लाई हो रहा है। या अक्सर ऐसा होता है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला बन जाता है के टाइम्स एफ ओवर सी डब्ल्यू। मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि कभी कभी आप खुद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं, पता चलती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 3 आ रही है, और वहां पे ड्रॉ हुआ होता है 6 के ऊपर। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी को डबल करना है। कभी कभी आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड करते हो, वो आ रही होती है 10, लेकिन फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ड्रॉ हुई होती है 5 पे। सो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी जो आएगी उसका हाफ करना है, हाइट ऑफ रेक्टेंगल उसका हाफ है। सो यहाँ पे बेहतर ये है कि डायरेक्ट ये काम करने से पहले एक दफा चेकिंग कर लें जो गिवन है। क्या मतलब, कैसे चेकिंग करें इसकी? देखिए आप इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी खुद फाइंड करें पहले, फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास फिट से।
फ्रीक्वेंसी कितनी है इसकी 30, क्लास विड्थ कितनी है 10, 20 से 30 क्लास विड्थ जा रहा 10, तो 30/10 कितनी आ रही है 3। सो आप देखिए इस इंटरवल के अगेंस्ट क्या ड्रॉ हुआ, हाइट ऑफ रेक्टेंगल 3 ही बनी हुई है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बाकी कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनमें इशू होता है। अगर 1.5 पे ड्रॉ हुआ होता इसका मतलब हमने हाफ करना है, लेकिन अब ऐसा इशू नहीं है। सो सिंपली आपका फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज फ्रीक्वेंसी ओवर क्लास विड्थ। तो आप क्या कीजिए, फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हैं तो आप फ्रीक्वेंसी को क्लास विड्थ से मल्टीप्लाई कीजिए। जी फर्स्ट इंटरवल की व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1, ये कहां से आई, ये इस डायग्राम से पता चल रही है कि फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 1। एंड व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी वी वांट टू फाइंड, व्हाट्स द क्लास विड्थ 0 से 20 की क्लास विड्थ कितनी बनती है 20, so frequency is 20 into 1, so it's 20। इसी तरह इस इंटरवल की आप फाइंड करते हैं, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इसकी कितनी है 30 से 35 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 5, फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है एंड क्लास विड्थ इज वो भी 5, सो फ्रीक्वेंसी इज 25। जी ये टेबल कंप्लीट करने में मुझे उम्मीद है कि इशू नहीं है। नाउ बी पार्ट इज कंप्लीट द हिस्टोग्राम। सो कंप्लीट करनी है हिस्टोग्राम। आप हिस्टोग्राम देखें तो 0 से 35 ड्रॉ हुई है, हमने 35 to 50 के लिए ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए पहले आप फ्रीक्वेंसी डेंसिटी फाइंड कीजिए। सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी इज 30 एंड क्लास विड्थ इज 15, सो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज 2, सो ये हमने 2 पे ड्रॉ कर देना है। बस अपना नाम छुपाया हुआ है नहीं। ओके जी, ये क्वेश्चन आपको इस क्वेश्चन में मोड, मीन, मीडियन और मीन कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम वो नहीं करेंगे। मैं इसका पार्ट डी करना चाह रहा हूं, जरा सुनिएगा। पार्ट डी इज उसामा ड्रॉज अ पाई चार्ट टू शो द डाटा। क्वेश्चन सुनिएगा, पाई चार्ट उसने कहता है कि उसामा ड्रॉ करना चाहते हैं। कैलकुलेट द एंगल ऑफ द सेक्टर ऑन द पाई चार्ट which will represent the number of people who bought 3 items। जी बताएंगे ज़रा, who bought 3 items के लिए एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। Here is the information। Who bought 3 items, ये है ना 3 items वाले, इसका एंगल बताना है क्या है। जी ताहिरा बताएं कैसे करना है, कैलकुलेशन मैं कर लूंगा, आप बताएं मेथड। इनको ऐड करना है, किन किन को, आइटम्स को, कस्टमर को, फ्रीक्वेंसी को ऐड करें। फ्रीक्वेंसी को आप ऐड कीजिए। सो 3 + 0, जब आपको फ्रीक्वेंसी क्लियरली उसने बताई ना हो कि क्या है, तो नीचे वाले नॉर्मल सेकंड जो कॉलम होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। सो 3 + 0 + 5 + 3 + 7 + 2 20। ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 20, सो ऐड के 20 आना चाहिए। चाहिए तो किया, हमने तो कोशिश नहीं की। 21 लिख दिया, ये ऊपर 3 क्या है। सो आपको जिसकी का एंगल फाइंड करना है, आपको 3 आइटम वाले का एंगल फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर में 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी फॉर 3, 5 कस्टमर्स। 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है 5 कस्टमर्स, ओवर टोटल कस्टमर्स कितने हैं 20 into 360,
which is 90। तो इसका मतलब एंगल ऑफ सेक्टर होगा उनके लिए देखिए जो फ्रीक्वेंसी है ये नॉर्मली ये सेकंड कॉलम आपका फ्रीक्वेंसी होता है और यहाँ पे उसने पूछा कि जिन कस्टमर्स ने 3 आइटम बाय किए तो 3 आइटम्स वालों के लिए हमने ड्रॉ करना था, ड्रॉ नहीं करना, उसके लिए सिर्फ एंगल ऑफ सेक्टर बताना है। तो 3 आइटम्स वाले कितने कस्टमर्स थे? 5। टोटल कस्टमर्स कितने थे? 20। सो 5/20 इंटू 360। और अगर रेशियो मेथड से करना चाहता है तो आप कहेंगे टोटल कस्टमर्स हैं 20 अगर रेशियो मेथड से करना है। सो 20 कस्टमर्स के लिए एंगल क्या है? 360। सो 5 कस्टमर्स के लिए एंगल क्या होगा? x। सो 20 कस्टमर्स के लिए 20 कस्टमर्स फुल सब टोटल बस कस्टमर 20 हैं और टोटल एंगल कितना होता है? 360। सो 20 कस्टमर्स के लिए 360 एंगल होगा और 5 कस्टमर्स के लिए x। ओके जी, इस डाटा का रेंज बताना है, वर्क आउट द रेंज। अभी बोलना नहीं है किसी ने आंसर, सब अपना आंसर फाइंड करके रखें। -45, -30, -35, 0, -10, -20। रेंज ऑफ दिस डाटा। आंसर नहीं बताना किसी ने। ऑनलाइन वाला बताना चाह रहे हैं। जी अभी हाँ, रेंज इज -10। कुछ और बताया आपने जी? माइनस मतलब -45, यही कहना चाह रहे हैं? -45 + 0 is -45। Iman is saying 45, 45, Tahira -45, 45। रेंज क्या होती है भाई जी? रेंज इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? 0। उसमें से माइनस करनी है मिनिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या है? -45। So 0 + 45, so the range is 45. So maximum value minus minimum value is the range. So हमारे पास maximum value 0 थी और minimum -45, हमने subtract कर दिया, so we got range। ठीक हो गया जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।